आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास के अंदर जो है वो नॉन लीनियर अगर हमारे पास फंक्शन हो, ठीक है। नॉन लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? नॉन लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि वो उसमें लीनियरिटी ना हो, ठीक है, उसमें लीनियरिटी ना हो, उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर नॉन लीनियर हो, यानी कि पावर्स की फॉर्म में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्यू डी एक्स इज इक्वल टू सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट पी ऑफ एक्स पी ऑफ फाई एम एन ए और एच। इन सब के ऊपर क्या है? इन सब के ऊपर जो है पावर है बीटा की। इन सब के ऊपर पावर है बीटा वाई और बीटा एम। ये है हमारे पास बीटा एच। अब हमें बेसिकली यहाँ पे अब हमें यहाँ पे करना क्या है? फॉर एग्जांपल हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। हमें यहाँ के क्या करना है? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? हमने कहा जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो है चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इंटू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू डी ऑफ एक्स। क्लियर? ठीक है, ये समझ ये नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर? ठीक है, अब हमें क्या करना है? बेसिकली ये फंक्शन गिवन है हमारे पास, ये फंक्शन गिवन है क्यू डी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। हमें इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ये स्लोप है, ये स्लोप क्या बता रहा है? इस स्लोप के अंदर ये जो चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज के साथ, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि अगर प्राइस में चेंज होता है, अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी पी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो Q का जो फंक्शन है, जो क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन है, ठीक है, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, तो क्या आएगा? ठीक है, हमने कहा चले ठीक है हम इसको मालूम करते हैं। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया। हमने पी बी एक्स की मालूम किया तो बीटा एक्स हमारे पास जो है, हमने कहा कि बीटा एक्स जो है हमारे पास उसका पावर आगे आ गई है, जो मैंने आपको कल बताया था। पी ऑफ एक्स जो है वो मैंने लिखा, और बी एक्स के साथ यानी कि बीटा एक्स के साथ मैंने क्या लगा दिया? मैंने -1 लगा दिया, जो ओरिजिनल डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है। बाकी पी ऑफ वाई एम और एच वो एज एज इट इज आ गया, उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें बीटा और एक्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाने के लिए। अब मुझे ये फिल करना है, यानी कि मैं अब इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर, यानी कि मैं इसको किस में पुट करूंगा? मैं इसको पुट करूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। मैंने उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो है मैंने उसको पुट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पुट कर दिया। अब मेरी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, उसको मैं पुट करते जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला था, ये एज इट इज आ गया पी ऑफ एक्स, और ये आएगा, मैंने कहा सी बीटा एक्स
P of x बीटा x P of x -1, ठीक है। होता ये है कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है, इसको मैंने खोल लिया है और इसको मैंने यहाँ पे ये लिखा है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे जाते हैं P ऑफ y, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। P ऑफ y बीटा y m बीटा m h बीटा क्लियर। ये मैंने एज इट इज ये जो टर्म दी मैंने यहाँ लिख ली। अब मुझे P ऑफ x लिखना है। मुझे पता है जो P ऑफ x है, ठीक है, जो मेरे पास P ऑफ x है, एक मिनट होल्ड कीजिए, जो मेरे पास बीटा P ऑफ x है, ठीक है, उसका एज इट इज मैं उसको लिख दूंगा। मैं उसमें मुझे उसमें चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्यू डी ऑफ एक्स है। क्यू डी ऑफ एक्स जो है वो मैंने बेसिकली जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जगह हमने लिख दिया सी बीटा एक्स पी ये यहाँ पे आएगा सी पी ऑफ एक्स बीटा एक्स पी ऑफ वाई बीटा वाई एम बीटा एम और क्या रह गया हमारे पास हैश रह गया, ठीक है, बीटा ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने कहा बिफोर गोइंग टू द सिंप्लीफाई, हमने कहा ये सी इस सी से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जांपल ये जो p ऑफ x है, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमने कहा फॉर एग्जांपल ये जो y है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमने कहा कि ये जो बीटा m है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये जो हमारे पास h है, ठीक है, ये किससे कैंसिल आउट हो गया, ये किससे। सर क्लियर। वो गर्ल्स की सीआर जो है वो वेटिंग पर हैं, उनको प्लीज ऐड कर दें। अब हमारे पास जो है वो बेसिकली जब ये P ऑफ x है, ठीक है, ये P ऑफ x ये इससे जो है ना ये क्या हो गया, ये -1 है। इसका मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है। हम इसको कहेंगे कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बीटा x बचा, ठीक है। हमारे पास जो है वो सिर्फ जो है वो बीटा x बचा। क्लियर। तो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या हो गया, हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या हो गया, हमारे पास बीटा एक्स। क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब आपको सीईडी कैलकुलेट करना है। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज कैलकुलेट करना है। फर्क क्या होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर माइनर सी चेंजिंग आ जाएगी। अगर हमने कहा क्यू डी एक्स का फंक्शन गिवन है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट किसकी फॉर्म में करेंगे, पी ऑफ वाई की, सॉरी हाँ पी ऑफ वाई के फॉर्म में करेंगे। ये सारा पी ऑफ वाई होगा हमारे पास। जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो बीटा वाई आना चाहिए। अब इसको आप लोग सॉल्व करें।
इसको सॉल्व करके देख लें हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब होपफुली मीटिंग पे बच्चे को इन कर लो। अब आपने ये देखा कि नॉन लीनियर अगर हमारे पास है, हमने कहा कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है, ठीक है, नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन है, तो इलास्टिसिटी हमारे पास जो होगी वही होगी जो पावर के अंदर होगी। इलास्टिसिटी जो होगी हमारे पास, जो पावर उसकी होगी वही उसकी इलास्टिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर आपके पास कॉप डगलस फंक्शन अगर आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल के कहते हैं हाफ है, ठीक है, कहते हैं के हाफ है और एल हाफ है, ये आपसे कह रहे हैं कि Q इज इक्वल टू, ठीक है, कॉप डगलस फंक्शन तो पता ही होगा ना, प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, Q इज इक्वल टू के हाफ और एल हाफ। वो आपसे कहते हैं इलास्टिसिटी फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू दी के, कैपिटल के रिस्पेक्ट से इलास्टिसिटी फाइंड आउट करें। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ की इलास्टिसिटी होगी, ठीक है, वही जो यहाँ की पावर होगी वही उसकी इलास्टिसिटी होती है, यानी कि हाफ जो है उसकी इलास्टिसिटी। क्लियर है, ठीक है। अगर लेबर के रिस्पेक्ट से मालूम करना चाहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, उसकी इलास्टिसिटी वो उसकी पावर होगी जो उसके ऊपर आ रही है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर भी आएगा कि इलास्टिसिटी वहाँ भी पूछी जाती है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी पूछी जाती है। जी तोबा कुछ पूछना चाह रही थी। सर लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट किसका क्लियर नहीं हुआ? सर ये इलास्टिसिटी हाफ वाला जो आपने बताया है, मैंने इसको इस तरह समझाया है कि ये मैंने क्रॉस, ये मैंने जो है क्या किया है, ये मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने जो नॉन लीनियर फंक्शन है उसकी, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था वहाँ से हमने देखा कि जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, जो पावर होती है उसकी, वही उसकी इलास्टिसिटी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कॉप डगलस फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी के स्टैंड फॉर कैपिटल, कैपिटल की पावर कितनी है हाफ, एल स्टैंड फॉर लेबर, लेबर की पावर हाफ, आपसे पूछते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल की इलास्टिसिटी कितनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इलास्टिसिटी है उसकी। तो हमें ये बात क्लियर है कि हमने यहाँ से देखी थी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर से, ठीक है, कि नॉन लीनियर फंक्शन में जो पावर होती है वही उसकी इलास्टिसिटी है। तो हम यहाँ पे विदाउट एनी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाफ है वो उसकी पावर है, जो हाफ है वो बेसिकली क्या है, जो हाफ है वो उसकी पावर है। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वो था, ठीक है, अब हमने एक टॉपिक जो था अभी मैं देख रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा मिस हो गया था। अगर हमें याद हो, ठीक है, तो हमने ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करवाया था जिसमें ये इलास्टिसिटी आई थी सबकी, ये हमारे पास ये इलास्टिसिटी आई थी, हमने कहा इन इलास्टिक है, इलास्टिक है, और हमने कहा था कि एक हमने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास इन इलास्टिक होती है तो प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज कर, सॉरी, अगर प्राइजेस इंक्रीज कर रही हो और इन इलास्टिक रीजन हो तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ये क्या हो रहा होता है, टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। क्लियर, ठीक है। अगर हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं और इलास्टिसिटी की जो नेचर है वो इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू जो है इंक्रीज कर रहा है। अगर हमने कहा प्राइसेस स्टिल इंक्रीज कर रही हैं और हमारा रीजन जो है वो हमारे पास इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। क्लियर है, ये लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इसको ड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है, तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ जाए तो देखें ये किस तरह इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा डिमांड कर्व था, ये मेरा डिमांड कर्व है। अब डिमांड कर्व के ऊपर देखें, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास प्राइसेस जो है 40 थी तो क्वांटिटी कितनी थी, 0 थी, ठीक है। जब हमने कहा प्राइसेस 35 है, जब प्राइसेस 35 है तो क्वांटिटी की, प्राइसेस 35 है तो क्वांटिटी कितनी, 10। जिस तरह प्राइस डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास बढ़ती जा रही है। या हमने जो ग्राफ बनाया था, हमने जो टेबुलर फॉर्म में बनाया है उसमें ये देखा है
कि जिस तरीके से हमारी प्राइजेस इंक्रीज करती जा रही है, जिस तरीके से प्राइसेस हमारी इंक्रीज करती जा रही है, हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती जा रही है। क्लियर? ठीक है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हम इसको चेक करते हैं विद द रिलेशन विद द टोटल रेवेन्यू। हमने ये अपना टोटल रेवेन्यू कर्व बना लिया। टोटल रेवेन्यू कर्व बनाया कि एक तरफ जो y एक्सिस है उस पे हमने टोटल रेवेन्यू रखा और उसको 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 हमने रिलेट किया विद क्वांटिटी डिमांडेड। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? क्वांटिटी डिमांड अगर हमारी बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? पहले 0 थी, फिर 10 होती, फिर 20 थी। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब यह है कि प्राइजेस जो हैं, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड किससे कंट्रोल होता है? क्वांटिटी डिमांड कंट्रोल बाय प्राइजेस। इट मींस कि अगर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि प्राइजेस जो हैं आपके डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है। हम यहाँ बोलते हैं अगर हम 80 पे खड़े हुए हैं और क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही है, इट मींस कि हमारे पास जो है, जो हमारी प्राइजेस हैं वो क्या हो रही है? वो हमारी प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो हमें ये, अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि हम टोटल रेवेन्यू कर्व, हमने कहा ये हमने बना लिया, 350 था, 600 था, 750 था, 800 था। ठीक है। उसके बाद अगेन 750 था, 600 था, 350 था और 0 था। ये हमने नेचर ऑफ द कर्व बना लिया। ठीक है। हमने नेचर ऑफ द कर्व बना लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कर्व हमें ना भी पता हो, ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज, सॉरी, प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि क्वांटिटी डिमांड 80 से 70 पे जा रहा है, तो हमारे पास जो प्राइजेस है वो क्या हो रही है? हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो रही है? हमारे पास प्राइजेस अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगी? क्यू डी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास प्राइजेस है, हम कह रहे हैं ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। इस तरह ट्रेवल कर रहा है। अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हमने कहा कि वो नेचर कौन सी होती है? हमने कहा कि वो उसकी नेचर कौन सी होती है? हमने जाके चेक कर लिया, हमने जाके चेक किया तो हमने देखा, हमने जाके इसको चेक किया। ठीक है। ठीक है। हमने इसको जाके जब चेक किया, हमने कहा प्राइजेस जो हैं, प्राइजेस हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इनइलास्टिक है और हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। हम गए वापस, हमने जाकर देखा कि इट मींस कि ये जो रीजन होगा जहां पे प्राइजेस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम होगी और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सा रीजन होगा? ये हमने कहा ये हमारा इनइलास्टिक। ठीक है। इससे पहले जो हमने किया था वो कौन सा किया था? इससे पहले जो हमने किया था वो किया था हमने कि हमने रिलेशन क्या देखा था? हमने रिलेशन सिर्फ वर्बली देखा था, हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर देखा था। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राम, हम डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे। अगर तो हमारे पास ये रीजन है DCBA, हमने कहा DCBA, ये रीजन कौन सा है? कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वो कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा? हमने कहा वो हमारे पास पॉइंट कहलाएगा, कौन सा पॉइंट कहलाएगा? वो हमने कहा यूनिटरी पॉइंट है, वहां पे मैक्सिमम। प्राइसेस इंक्रीज हुए अगेन, हमारे टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मींस कि हमारा कौन सा रीजन है? ये हमने कहा ये हमारा इलास्टिक रीजन। ये हमने कहा कि ये हमारा कौन सा रीजन है? ये हमने कहा ये हमारा इलास्टिक रीजन। क्लियर है? क्लियर है? सर इलास्टिक रीजन में प्राइसेस इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं? नहीं, इलास्टिक रीजन के अंदर प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज दोनों होंगी। ठीक है। प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज दोनों होंगी। हमने कहा इलास्टिक रीजन है, यहाँ पे आप इसको यू भी रीड कर सकते हो। ठीक है। इसको आप यू भी रीड कर सकते हो कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, और इसको आप यू भी रीड कर सकते हो कि प्राइसेस डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, एक मिनट,
अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं 20, 25, 30, तो हमारे हम कहते हैं इलास्टिक रीजन है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। हम यूं रीड करते हैं 35, 30, 25 प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? जी सर। ठीक है जी, इर्तज़ा सर बोलिए। इन इलास्टिक में जो है प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। जी पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे, तो मैंने जी आपको बताया ये था कंफर्म करना। कि ये और पॉजिटिव यूटिलिटी का रिलेशन थोड़ा सा होता है। सर वो कीजिएगा, थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें, वो अपनी लाइट चली गई थी। ये पॉजिटिव रिलेशन है, ये नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। ये बिटवीन प्राइस एंड दी टोटल रेवेन्यू, बिटवीन प्राइस एंड दी टोटल रेवेन्यू, उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, बिटवीन प्राइस एंड दी जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अगर इनइलास्टिक है तो पॉजिटिव है, और अगर इलास्टिक है तो नेगेटिव है। क्लियर? ठीक है। लगा देना। यहाँ पे इलास्टिसिटी का चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया। एंड नाउ